चलिए अभी जियो टेक्निकल वन जो 5th सेमेस्टर में पढ़ना है उसका लेक्चर नंबर 4 ले रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 आपको अपलोडेड है, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में आपको न्यूमेरिकल करवाए थे। जो न्यूमेरिकल कॉपी में है वही न्यूमेरिकल हम आपको बोर्ड पे करवाए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही करवा दिए। अब लेक्चर नंबर 4 पे आते हैं जहाँ पे इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कि आपका जो सॉइल है उसको आप पार्टिकल साइज पे कि किस साइज का रहेगा तो उसको हम कौन सा सॉइल बोलेंगे। मान लीजिए बड़ा पार्टिकल है सॉइल का तो उसको हम किस नाम से बुलाएंगे, छोटा पार्टिकल है तो किस नाम से बुलाएंगे, उसी का यहाँ पे चर्चा चलने वाली है। दीज आर प्रॉपर्टीज विच आर यूज टू क्लासीफाई द सॉइल एज पर इंजीनियरिंग यूज, सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज और सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। पार्टिकल साइज यहाँ पे है अगर 80 mm से लेकर 4.75 mm। कहने का मतलब सबसे बड़ा पार्टिकल साइज 80 mm का है और छोटा पार्टिकल यहाँ पे 4.75 mm का है। अगर इसके बीच में कोई सॉइल है तो उसको हम ग्रेवल के नाम से जानेंगे। 80 mm से लेकर 4.75 mm छोटा मिनिमम साइज हो गया, 80 mm क्या हो गया, मैक्सिमम साइज हो गया। 80 mm क्या हो गया, मैक्सिमम साइज, और 4.375 जो है मिनिमम साइज हो गया, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में, इस रेंज के बीच में जो सॉइल आएगा उसको हम ग्रेवल के नाम से जानेंगे। उसको किस नाम से जानेंगे, ग्रेवल। अब ये जो 4.75 से लेके 80 mm था तो इसमें भी हम क्लासिफिकेशन कर दिए दो टाइप का। पहला कि अगर कितना था, 4.75 से लेके 80 mm, तो अगर 4.75 mm से लेकर 20 mm तक है तो फाइन ग्रेन, और 20 से 80 तक है तो कोर्स ग्रेवल। 4.75 से लेके 20 mm तक है तो फाइन ग्रेन या फाइन ग्रेवल, और 20 mm से लेके 80 mm तक है तो कोर्स ग्रेन या कोर्स ग्रेवल। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ग्रेवल का साइज कहां से कहां होता है, 4.75 से लेके 80 mm तक। दूसरा पॉइंट में आगे बढ़ते हैं, सैंड के लिए बढ़ते हैं। सैंड में क्या होता है, 0.075 mm मिनिमम साइज हो गया और 4.75 मैक्सिमम साइज हो गया। इसके बीच, इस रेंज के बीच में जो भी सॉइल होगा वो सैंडीय सॉइल होगा। 0.075 mm से लेके 4.75। अब इसमें तीन तरह से क्लासिफिकेशन किए हैं कि 0.075 mm से लेकर के 0.425 mm तक है तो फाइन सैंड बोलेंगे। 0.425 से 2 mm तक है तो उसको मीडियम कोर्स सैंड बोलेंगे, और 2 mm से 4.75 तक है तो उसको हम कोर्स ग्रेन बोलेंगे, कोर्स सैंड बोलेंगे। क्लियर? आगे बढ़े तो बोलेगा सैंड का कितना रेंज होता है, पार्टिकल साइज रेंज कितना होता है, 0.475 mm से 4.75 mm, 0.075 mm से लेके 4.75 mm। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, सिल्ट की बात करते हैं। 0.02 mm से लेकर 0.075 mm के बीच अगर रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं। और 0.002 mm से छोटा है, 0.002 mm से छोटा है तो उसको हम लोग क्ले बोलते हैं। तो अब हमें नहीं लगता है कि आपको डिफाइन करने में प्रॉब्लम होगी। बोलेगा क्ले का साइज बताओ, 0.002 से कम, mm में है सभी यहाँ पे, ठीक है, माइक्रोन में भी रहेगा लिखा हुआ। तो सिल्ट का वैल्यू कितना, सिल्ट का रेंज क्या होता है, 0.002 से लेकर 0.075 mm तक। उसी तरह से सैंड का बोलेगा 0.075 mm से लेके 4.75 तक। ग्रेवल की बात करेगा 4.75 से लेके 80 mm तक। क्लियर है? पार्टिकल साइज एनालिसिस। अब ये जो हम लोग यहाँ पे दो मेथड से हम लोग एनालिसिस करेंगे पार्टिकल का। पहला इट इज परफॉर्म टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल, कितना क्वांटिटी पास करेगा, कितना रिटेन करेगा। इसके लिए दो मेथड अपनाएंगे हम लोग। पहला कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज सीव एनालिसिस। अगर कोर्स ग्रेन सॉइल है तो उसको हम लोग सीव एनालिसिस मेथड से करेंगे, और फाइन ग्रेन सॉइल है तो सेडिमेंटेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। ये दोनों का रीजन है कि सेडिमेंटेशन मेथड से फाइन ग्रेन को क्यों करते हैं तो आगे समझाते हैं। पहले हम सीव एनालिसिस मेथड को समझ लेते हैं। सीव एनालिसिस मेथड, आप अपने घर पे एक चलनी देखे होंगे आटा चालने वाला, ठीक है।
दूसरा देखे होंगे चावल चालने वाला, तीसरा देखे होंगे गेहूं चालने वाला। सबका अलग अलग चल नहीं होता, ऐसा नहीं कि आटे चालने वाला से गेहूं कभी हो सकता है, आटा चालने वाला से आप गेहूं चाल सकते हैं नहीं चाल सकते, चावल चाल सकते हैं नहीं चाल सकते, सबका अलग अलग साइज होता है। उसी तरह से यहाँ भी अलग अलग पार्टिकल ऑफ सॉइल के लिए अलग अलग सीब का यूज किया जाता है। सीब मतलब चलनी, ठीक है। तो यहाँ पे 20 mm का है, 10 mm का है, 4.75 mm का है, 2.36 mm का है, 1.18 mm का है, 0.075 mm का है। नीचे में ट्रे लगा रहता है कि जो बाकी बच गया वो नीचे आके जमा हो जाएगा। ये है साइज का सीब का रेंज। आपको शॉर्ट वीडियो में भी सीब सेकर मशीन डाला गया होगा, आप देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो में जाकर। जियो टेक्निकल हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का सभी के सभी है। जल्द ही ट्रांसपोर्टेशन और हाइड्रोलॉजी के इक्विपमेंट को, ऑपरेटर्स को वहां पे डाला जाएगा ताकि आप उसको एक बार देख सके। फुल वीडियो भी अपलोड होगा। कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, कॉलेज से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं ताकि आपको फुल वीडियो मिल सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक टर्म आएगा D10, D60, D10, D60, D30। पहले इसके बारे में समझा देते तब आगे बढ़ते हैं। D10 का कहने का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए 100 ग्राम का सॉइल लेते हैं, 100 ग्राम का सॉइल लेते हैं, तो ये 20 mm का क्या है आपका सीब का साइज है, ठीक है। तो D10 का मतलब कि 90% जो पार्टिकल है वो ऊपर रह जाएगा, रिटेन कर जाएगा, और 10% पार्टिकल क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। जैसे आप आटा चालते होंगे तो चोकर जो रहता है वो ऊपर रह जाता है, आटा नीचे गिर जाता है। तो जो नीचे गिर गया उसको पास्ट पार्टिकल बोल देंगे, और जो ऊपर रह गया उसको रिटेन पार्टिकल बोलेंगे। D60 को डिफाइन करना चाहे तो D60 के लिए क्या हो जाएगा कि इससे 20 mm का साइज है, मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल था तो 40 mm% ऊपर रह जाएगा, 60 mm% क्या कर जाए, पास कर जाए, ठीक है। यही D हो गया डायमीटर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अब कितना परसेंट पास किया वही D60, D30 में क्या होगा, 30% ऑफ पार्टिकल पास करेगा। क्लियर, इतना समझ गए। अब कंफ्यूजन है। D10 को इफेक्टिव साइज बोला जाता है, D50 को एवरेज साइज बोला जाता है। ये सब चीज धीरे धीरे आप अच्छे से सीख जाएंगे। अभी ये सीख गए आप कि D10 क्या होता है। 10% पार्टिकल स्मॉलर होगा तभी तो गिरा होगा, स्मॉलर होगा या उसको फाइनर बोलेंगे, ठीक है। यानी 10% पार्टिकल क्या करेगा, पास करेगा। D10, D60 सब का मतलब समझ गए। मिलेगा आगे तो लगेगा कि क्या बोल दिए, इसलिए हम पहले ही समझा दिए। सीब साइज जो होता है, सीब साइज यहाँ पे कुछ करके सीब एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे। तो सीब साइज 20 mm का, 10 mm का, 4.75 mm का, 2.36 mm का, 1.18 का, 0.075 mm का। वेट रिटेन कितना किया, कितना ऊपर रह गया, तो 100, 250, 75, 150, 125, 30 mm, 300 mm कितना पास किया निकालने के लिए आपको हम इसमें मटेरियल टेस्टिंग एवोल्यूशन में भी इस मेथड का यूज किए थे। कुमुलेटिव वेट रिटेन कितना, कुमुलेटिव वेट कैसे निकालते हैं, पहले जो है उसको लिख दीजिए, फिर तिरछा जोड़ते जाइए। 100, 250, 350, 375, 425, 425, 150 हो गया, 575, 575, 125 हो गया। तिरछी जोड़ते जाइएगा, ठीक है, तिरछी। तो ये हो गया कितना, 700 में 300 जोड़िएगा 1000। अब हम कैसे परसेंटेज निकालते हैं, तो जो कुमुलेटिव परसेंटेज का इसका मतलब समेशन होता है। अगर इसको आप जोड़िएगा तो 1000 आया होगा, ठीक है। तो जिसका निकालना यानी 100 का निकालना, तो 100/1000 इंटू कितना, 100, तो ये कितना हो जाएगा, 10%। उसी तरह से 350 वाला का निकालना है तो कितना हो जाएगा, 350/1000 इंटू 100, ठीक है। ये जो नीचे आया होगा ना कुमुलेटिव करके, वो समेशन होता है टोटल इसका, इसको जोड़िएगा तो आपको 1000 ही आएगा। 100, 250, 350 हो गया, 350, 425, 425 में 150 जोड़िएगा, 575, 575 में 125 जोड़िएगा, 700, 703, 1000, तो ये टोटल, तो वही समेशन था 300/1000, 350/1000 इंटू 100, तो ये हो गया 35%। उसी तरह से 425 वाला के लिए निकालना चाहें तो 425/1000 इंटू कितना, 100, 1000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 42.5%। इस तरह से सभी निकाल लेंगे। क्या किया है, रिटेन किया है। तो जब मान लीजिए, अब इस सबको पहले मिटाने दीजिए।
अब मान लीजिए यहाँ पे कि 10% अगर रिटेन किया तो कितना परसेंट पास किया होगा, कितना परसेंट नीचे गिरा होगा, 90%। 35% अगर रिटेन किया तो कितना परसेंट नीचे गिरा होगा, 65%। उसी तरह से सभी 100% अगर ऊपर रिटेन कर गया तो नीचे कितना होगा, 0% होगा, 0% नीचे गया होगा। अब यही डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देगा, जैसा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कंपटीशन लेवल पे इससे ज्यादा पूछा जाता है, या एग्जाम में भी पूछेगा कि जो आप सिव एनालिसिस किए हैं उसके अकॉर्डिंग सॉइल का क्लासिफिकेशन कीजिए। लिखा जाएगा, क्वेश्चन रहेगा कि सॉइल का क्लासिफिकेशन कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ सिव एनालिसिस। सिव एनालिसिस पे आपको सॉइल का क्लासिफिकेशन करना है, तो लिखना है, पहले थ्योरी लिखना है कि इसका क्लासिफिकेशन 4 टाइप का होता है, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और गैप ग्रेडेड। ठीक है, ये 4 टाइप के होते हैं। ये चारों टाइप में आपको ग्राफ दिया रहेगा, एक ग्राफ बनाया हुआ रहेगा, उस ग्राफ को बना दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। पहला में क्या था, वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड किसको कहेंगे, तो वैसा सॉइल, ऐसे मान ली सॉइल लेके आए, वैसा सॉइल जिसमें हर एक रेंज का पार्टिकल हो, माने हर एक साइज का पार्टिकल हो। ठीक है, हर एक साइज का पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल, छोटा पार्टिकल, बड़ा मतलब 10 mm पास करे, 50, 60, 10, 40, मतलब मिक्स रहे एक तरह से कहे तो उसको हम लोग वेल ग्रेडेड बोलते हैं। सॉइल कंटेन्स साइज ऑफ एवरी साइज रेंज कॉल्ड बेल ग्रेडेड सॉइल। आई होप समझे कि सभी साइज के पार्टिकल अगर हैं तो उसको हम लोग बेल ग्रेडेड सॉइल बोलेंगे। उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पूछ देगा, ये ग्राफ ही दे देगा, ये ग्राफ दे देगा, अब बोलेगा बताइए कि कौन सा जो आप सिव एनालिसिस किए तो कौन सा ये ग्राफ है, तो बोलेंगे बेल ग्रेडेड का ग्राफ है। ठीक है, अब आते हैं पुअरली ग्रेडेड का क्या होता है। तब पुअरली ग्रेडेड में A soil which do not have particle of every size range called poorly graded। अगर उसमें मतलब कि प्रत्येक साइज का पार्टिकल अगर अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुअरली ग्रेडेड बोलते हैं। उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल में सभी पार्टिकल सेम साइज का होगा, सभी पार्टिकल क्या होगा, सेम साइज का। अब बताइए, सेम साइज का रहेगा, सेम साइज का रहेगा तो इससे आप बता सकते हैं कि 60% पास हुआ कि मान लीजिए सभी पार्टिकल 10 mm का है, कितना mm का, 10 mm का। आप सीब को ले रहे हैं 20 mm का, तो सभी के सभी पार्टिकल नीचे गिर जाएगा, सभी के सभी पार्टिकल, एक भी पार्टिकल ऊपर नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका 10 mm का साइज है और डाया कितना है, 20 mm का, तो सभी सॉइल क्या करेगा, पास कर जाएगा इससे। अब इसमें आप बता सकते हैं ये क्या 60% हुआ है, 30% हुआ है, 10% हुआ है, नहीं, सोबो को सोबो हो गया। मतलब यहाँ कहने का मतलब क्या कि D30, D10 और D60 सब क्या होगा, सेम ही रहेगा। बात समझ में आया, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेड सॉइल। अब नहीं लगता है किन्हीं को दिक्कत हुआ होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर वर्टिकली बनेगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सभी इसमें क्या है, परसेंटेज फाइनर क्या है, बराबर है ना, सब में सेम है। परसेंटेज पार्टिकल क्या है, सब में सेम है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड बोलते हैं। क्लियर, ये समझ में आया ना कि D60, D30, D10 क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी पास हो जा रहे हैं, है ना। D10 नहीं, D30 नहीं, D10 नहीं, सभी के सभी पास हो जा रहे हैं। मतलब D10, D30, D30, D60, D10 सब क्या है, सेम ही है। हमें नहीं लगता है अब दिक्कत रहा होगा उसमें। सेम साइज पार्टिकल आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, अब तीसरा गैप ग्रेडेड वाला क्या हो जाएगा, सेम साइज पार्टिकल आर नॉट अवेलेबल। इसमें सेम साइज के पार्टिकल अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, चलिए अब आते हैं D10 क्या आता है। इसको डिफिनीशन के तौर पे यहाँ पे लिख दिए कि रिप्रेजेंट ए साइज ऑफ सच पार्टिकल 10% पार्टिकल स्मॉलर और फाइनर। मतलब कि आप जिससे पास करवा रहे हैं तो उसमें 10% जो पार्टिकल होगा क्या होगा, स्मॉलर, छोटा होगा तभी तो पास किया होगा। ठीक है, और फाइनल मतलब जैसे 20 mm का है तो 20 mm से 10% पार्टिकल क्या होगा, छोटा होगा, 20 mm से कम साइज का होगा। ठीक है, जो क्या कर गया होगा, पास कर गया होगा। तो यही D10, D30, D60 इसी तरह से। D10 का एक नाम है इफेक्टिव साइज और D50 का नाम है एवरेज साइज। यहीं से एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनने जा रहा है। मतलब एक कंसेप्ट ही समझिए कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है।
इनफॉर्मिटी मतलब कि सॉइल का आपको इनफॉर्मली ग्रेडेड मतलब क्या समझ रहे थे कि इनफॉर्मली ग्रेडेड में क्या हो रहा था कि सभी के सभी पार्टिकल एक साइज के थे। तो यही चीज बताएगा कि एक साइज का है कि डिफरेंट साइज का है कि क्या है, ठीक है। तो क्या बताता है, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी बताता है। टेल, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी वो क्या बताता है, द टेल सॉइल यूनिफॉर्मिटी, सॉइल का कैसा यूनिफॉर्मिटी है, मतलब कैसा साइज है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद रखना है कि D60 बटा D10 को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं, यानी इट इज द रेशियो ऑफ D60 टू द D10, ठीक है। ये कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इससे क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। अच्छा, अगर मान लीजिए कि बोल रहा है कि Cu का वैल्यू, Cu मतलब कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है, कौन सा सॉइल है, तो इनफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है। इनफॉर्मली ग्रेडेड में क्या था, D60 और D10 और D30 सब क्या था, बराबर। तो यहाँ पे Cu का वैल्यू अगर 1 हो जाए मतलब D60 बटा क्या D10, और इसका मतलब क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे तो D10 इजकल टू D60, D10 इजकल टू D60, ठीक है। तो ये क्या बताता है, Cu का वैल्यू, किन्हीं को कोई सॉरी, अगर 1 है, Cu का वैल्यू 1 है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। मतलब उसमें अगर किसी ऐसे बोले जाएगा क्वेश्चन कि Cu का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या, कि भाई हम क्वेश्चन पूछेंगे या ऐसे कोई भी पूछेगा सिविल इंजीनियरिंग सॉइल पढ़ा है तो बोलेंगे हाँ, तो Cu का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या आप समझते हैं, तो इसका मतलब यही समझते हैं कि उसमें सभी पार्टिकल एक साइज का है। सभी पार्टिकल क्या है, एक साइज, ये एक से एक साइज नहीं, सेम साइज का है, ठीक है। ऐसा नहीं समझ रहे कि एक है इसलिए एक साइज नहीं, सेम साइज का, सभी पार्टिकल क्या हो, सेम साइज का हो, यही हम समझते हैं। क्लियर। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो होता है D30 का स्क्वायर बटा D60 इंटू D10, ये क्या बताता है, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ये नेचर बताता है, कर्व का नेचर बताएगा ये, ठीक है। अभी नेचर देख रहे थे ना, वो कर्व का नेचर बताएगा, D30 का स्क्वायर बटा D60 इंटू D10। अब यहाँ पे वैल्यू आएगा, Cu क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। अगर Cu का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अगर 6 से वैल्यू ज्यादा आ रहा है मतलब वेल ग्रेडेड सैंड रहेगा, 6 से ज्यादा आ रहा है मतलब वेल ग्रेडेड सैंड रहेगा, और 6 से कम आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे पुअरली ग्रेडेड सैंड है। उसी तरह से Cu का वैल्यू अगर 4 से कम है तो बोलेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, और 4 से लेस देन है तो बोलेंगे पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है। अच्छा, सैंड देखिए यहाँ पे कि सैंड का वैल्यू को हम 6 ले रहे हैं और इसका ग्रेवल का वैल्यू को 4 ले रहे हैं, क्यों, पहले तो ये समझ लीजिए क्वेश्चन, एक सेकेंड पहले क्वेश्चन फिर से समझिए कि अगर 6 से बड़ा है Cu का वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का वैल्यू, तो वेल ग्रेडेड सैंड बोलेंगे, और 6 से लेस देन है तो पुअरली ग्रेडेड सैंड बोलेंगे। उसी तरह से 4 से बड़ा है तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल बोलेंगे, और 4 से कम है तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल बोलेंगे। ये 6 का वैल्यू ज्यादा, हम सैंड का जो वैल्यू है 6 ले रहे हैं और ग्रेवल का वैल्यू 4 ले रहे हैं, इसका रीजन है कि उसके साइज को रेशियो कर दीजिए। तो इसका रेशियो सैंड का क्या था 4.75, 0.075 से 4.75 इसका रेशियो, 80 बटा 4.75 का रेशियो, ये क्या है, किसका बड़ा है, सैंड का बड़ा है, तो इसलिए सैंड का 6 ले रहा है। या एक तरह से समझने के लिए, याद करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब आते हैं Cc का वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का वैल्यू, कि अगर 1 और 3 के बीच में रहेगा तो वेल ग्रेडेड, उसमें भी 1 से लेस देन है तो पुअरली ग्रेडेड, और 3 से ग्रेटर देन है तो पुअरली ग्रेडेड, ठीक है। यानी 1 से लेस देन है, 3 से ग्रेटर है तो पुअरली ग्रेडेड, 1 और 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 3 से छोटा या 3 के बराबर तो उसको हम लोग बोलेंगे वेल ग्रेडेड, ठीक है। यहां से क्वेश्चन करवाएंगे अभी। अब आते हैं किसके लिए, हम सीव एनालिसिस मेथड अभी पढ़ रहे थे, अब सेडिमेंटेशन एनालिसिस पढ़ते हैं। एक कब हम लोग अप्लाई करते हैं सेडिमेंटेशन में, जो एनालिसिस है वो कब करते हैं, तो जब ऐसे सॉइल पार्टिकल जिनका साइज 75 माइक्रोन से कम होता है उन्हें सीविंग नहीं किया जा सकता, सीव नहीं किया जा सकता, चाला नहीं जा सकता है। क्यों, क्योंकि 75 माइक्रोन से कम साइज के पार्टिकल पर चार्ज होते हैं जो एक दूसरे पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है,
और बड़ा पार्टिकल बना लेता है। तो इसलिए 75 माइक्रोन से कम साइज के पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें स्टोक्स लॉ थ्योरी या थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग। अब इसमें 3 मेथड आ जाता है, हाइड्रोमीटर मेथड आ जाएगा, पाइपेट मेथड आ जाएगा और प्लमेट बैलेंस मेथड आ जाएगा, ठीक है। स्टोक्स लॉ थ्योरी क्या है, तो इसका कुछ ड्रॉबैक भी है, वो उसका भी चर्चा चलेंगे। तो ये थ्योरी जो है VS यानी सेटलिंग वेलोसिटी जो होगा GS माइनस 1 बटा 18 म्यू इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू D। अब यहाँ पे सुनिएगा, जो G यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी लेते हैं वो इसका ड्रॉबैक यही रहेगा। ड्रॉबैक ही पहले बता देते उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक, हाँ वही लिमिटेशन क्या है स्टोक्स लॉ का, सॉइल पार्टिकल स्फेरिकल ये करना है। यहाँ पे देखिए लिमिटेशन होगा, लिमिटेशन क्या है इसका, तो एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द एक सेकेंड एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट फॉलिंग पार्टिकल इज स्फेरिकल। जो सॉइल पार्टिकल है वो स्फेरिकल एज्यूम किया जाता है, लेकिन जबकि वास्तव में रियली में ये स्फेरिकल होता नहीं है, फ्लैकी होता है, ठीक है। हम सॉइल पार्टिकल को स्फेरिकल मान के चलेंगे, ये इसका स्टोक्स लॉ का लिमिटेशन। सेकेंड पॉइंट, मीडियम को इनफाइनाइट एज्यूम किया जाता है, जबकि एक्चुअल में सेटलमेंट जो होता है फाइनाइट वॉल्यूम के लिए होता है। थर्ड पॉइंट, पार्टिकल के इंडिविजुअल सेटलमेंट माना जाता है। यहाँ पे जो मानेंगे कि ये पार्टिकल है वो अलग अलग हो रहा है, अलग अलग क्या किया जा रहा है, सेटल किया जा रहा है, नीचे बैठ रहा है, जबकि सेटलमेंट के समय फ्लॉक बन जाता है। जो छोटा छोटा पार्टिकल है सब गुच्छा बना लेगा, एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग मान के चलेंगे वो क्या है, अलग अलग हो रहा है, अलग अलग सेटलमेंट हो रहा है, पार्टिकल का अलग अलग सेटलमेंट हो रहा है। एक बार आप क्या कीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि अगर हम फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सेडिमेंटेशन एनालिसिस क्या है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, वहां 3D में दिखाएगा, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम मानते हैं इस मेथड में कि सभी पार्टिकल क्या है, अलग अलग सेपरेट सेपरेट सेटल हो रहा है, नीचे जम रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं, सब क्या बना लेता है, एक जगह गुच्छा बना के होता है, ठीक है। स्टोक्स लॉ जो है 0.2 माइक्रोन टू 0.2 mm तक ही वैलिड होता है। 0.2 माइक्रोन टू 0.2 mm तक 0.2 mm तक ही वैलिड होता है। अगर पार्टिकल साइज 0.2 माइक्रोन से ज्यादा हो जाएगा, कम रहेगा, तो ब्राउनियन मोशन हो सकता है। अगर पार्टिकल साइज का जो है 0.2 mm से अगर ज्यादा हो जाता है तो टर्बुलेंट कंडीशन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसमें हम लोग एवरेज लेके चलते हैं। ये जो है यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दिख रहा है वो एवरेज लेके चलते हैं, लेकिन जबकि ऐसा होता नहीं है। डिफरेंट पार्टिकल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। क्लियर। तो यही सेडिमेंटेशन एनालिसिस को आप एक बार क्या कीजिएगा ना, एक बार 3D में देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे फॉर्मूला समझा देते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला समझा देते हैं। आपको सेटलिंग वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, कितना वेलोसिटी से वो सेटल हो रहा है। तो GS माइनस 1 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर D का होल स्क्वायर बटा 18 म्यू। अब यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर बटा क्या है, म्यू। यूनिट वेट ऑफ वाटर को डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G लिख सकते हैं, बटा म्यू लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ये डायनेमिक विस्कोसिटी है, लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी आप पढ़े होंगे म्यू बटा रो होता है। तो जब इसका हम उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, 1 बटा म्यू होगा। तो इसीलिए एक नया, इसी से नया फॉर्मूला बना दिए कि यूनिट वेट ऑफ वाटर बटा 18 म्यू मतलब म्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर बटा म्यू क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, जिसको हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। और एक एक्स्ट्रा G आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी जस्ट यहाँ पे बता रहे थे आपको कि यूनिट वेट ऑफ वाटर को हम डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G बटा म्यू लिख सकते हैं। इसका वैल्यू जो है दूसरा पेन से कर रहे हैं यहाँ पे, ये म्यू बटा डेंसिटी बटा म्यू का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा न्यू लिख सकते हैं, इंटू क्या हो जाएगा G, यानी G बटा न्यू। तो यही G हो गया, ये न्यू हो गया। GS माइनस तो वही है, D स्क्वायर बटा 18। अब VS यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है या सेटलिंग वेलोसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। एक और नाम होता है उसको, क्या नाम इसको बोलते हैं, शायद इसको एक सेकेंड,
हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। सेटलिंग वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी भी बोला जाता है। जीएस हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल होता है। ये अलग अलग पार्टी के लिए अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगा, लेकिन हम एवरेज वाला लेके चलते हैं, ठीक है। किसको लेके चलते हैं? एवरेज। गामा डब्लू क्या हो गया? यूनिट वेट ऑफ वाटर हो गया। डी डायमीटर ऑफ फाइन सॉइल हो गया। म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी हो गया। अगर न्यू को लिख दीजिएगा तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी, न्यू भी जैसा लिखाएगा, ठीक है। तो इसको हो जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो यही था आपका क्या? स्टोक्स लॉ। अब आते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये 3 मेथड होता है। हाइड्रोमीटर मेथड होता है, पाइपेट मेथड होता है, एक और मेथड होता है, तीसरा नाम था प्लम्मेट मेथड, ठीक है। ऐड कर लीजिएगा, प्लम्मेट बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड, ठीक है। चलिए, अब सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी। कोहेशनलेस सॉइल किसको बोलते हैं? तो कोर्स ग्रेवल, जैसे सैंड और ग्रेवल हो गया। कोहेसिव सॉइल कौन है? सिल्ट और क्ले है। अब आते हैं यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिलेटिव डेंसिटी या डिग्री ऑफ डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ इंडेक्स, डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स को आईडी से डिनोट करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी रहेगा तो आरडी से कर दीजिएगा, ठीक है। तो आईडी का जो वैल्यू होता है ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल बटा ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। यही फॉर्मूला है किसका? डेंसिटी इंडेक्स का। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे ई मैक्सिमम, ई मतलब वॉइड रेशियो समझ रहे हैं ना? वॉइड रेशियो समझ रहे हैं ना? वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो उसमें क्या बताता है कि अगर ई मैक्सिमम मतलब वॉइड ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? लूजेस्ट स्टेट है, मतलब सॉइल लूज है, समझ रहे हैं ना? वॉइड ज्यादा रहेगा तो सॉइल क्या रहेगा? लूज रहेगा। हाथ से ऐसे दबाइएगा, चूर चूर हो जाएगा। आप देखें कोई सॉइल अगर है, आप हाथ से ऐसे करके चूरते हैं तो पूरा चूर चूर हो जाता है। अब कोई दम उसको हथौड़ों बजा रहे हैं तो नहीं चूर हो रहा है, देखें ऐसा। तो ई मैक्सिमम मतलब वॉइड ज्यादा है, मतलब लूजेस्ट स्टेट है। अगर वॉइड कम है मतलब डेंसनेस्ट स्टेट है, बहुत ही हार्ड है। ई क्या है? नेचुरल स्टेट में रहेगा। तो यही तीनों वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा? डेंसिटी इंडेक्स आ जाएगा। अब डेंसिटी इंडेक्स के हिसाब से सॉइल का क्लासिफिकेशन है यहाँ होगा। सॉइल टाइप होगा, अगर 0 से 15% है तो वेरी लूज, बहुत ही ज्यादा लूज है। 15 से 35 है तो लूज है। 35 से 65% है तो मीडियम डेंस है। 65 से 85 है तो डेंस है। 85 से ज्यादा है तो वेरी डेंस है। क्लियर? एक्सपेरिमेंटली इज फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें ई मैक्सिमम का वैल्यू 0.91 और ई मिनिमम का वैल्यू 0.35। ये आपको एसएससी जेई के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। एसएससी जेई में बहुत बार पूछा गया। अब आते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप ड्राई डेंसिटी पढ़े होंगे, जी इंटू गामा डब्लू बटा 1 प्लस ई। अब जब जानते हैं कि यहाँ पे गामा जो है, गामा डी है, ड्राई यूनिट वेट जो है, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉइड रेशियो को। तो यहाँ पे जो ई मैक्सिमम था, तो ई मैक्सिमम का मतलब क्या था कि जब ई मैक्सिमम होगा तो उसके लिए ड्राई डेंसिटी को क्या होना पड़ेगा? मिनिमम होना पड़ेगा। उसी तरह से मिनिमम के लिए मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए मिनिमम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से कुछ पता चल रहा है कि जो आपका रिलेटिव डेंसिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का होगा। यानी ये आपको इस चीज से पता चला कि जो ड्राई डेंसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? वॉइड रेशियो का। तो अगर आपका आरडी मतलब आपका क्या था? रिलेटिव डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का है। तो रिलेटिव डेंसिटी इज द बेटर इंडिकेटर ऑफ द डेंसनेस ऑफ सॉलिड। एक क्वेश्चन एसएससी जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा ध्यान से। रिलेटिव डेंसिटी जो है वो किसको इंडिकेटर करता है? डेंसनेस ऑफ सॉलिड को करता है। देन वॉइड रेशियो और गामा डी बिकॉज रिप्रेजेंट रिलेटिव कंपैक्टनेस, सेम साइज एंड सिमिलर शेप बट डिफरेंट आईडी हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। अगर सेम साइज और सेम सिमिलर शेप भी है तो डिफरेंट आईडी के लिए, अलग अलग आईडी के लिए, डेंसिटी इंडेक्स के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगे। अब मेन टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा आपका कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले।
कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले, यहाँ पे समझिएगा कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले क्या है। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। वैसे 29 मिनट का हो गया तो इसे हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। जो आपका वीडियो हो गया है थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बोर हो जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से स्टार्ट होता है आपका लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट, ये सब आएगा, कंसेप्ट आएगा, यहीं से निकलेगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले को हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक आई होप सब देख लिए होंगे अच्छे से, और ये जल्दी ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 20 सीरीज का क्वेश्चन करवाया जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा सा भी वीडियो ला रहा है, ठीक है, ताकि आप लोग को कुछ मटेरियल मिल जाए पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवा दिए, ठीक है। तो अभी थोड़ा थोड़ा मतलब एक आध यूनिट के लगभग खींच लेते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उससे रिलेटेड 20 सीरीज करवाए वाला क्वेश्चन करवाएंगे, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में बताए थे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।